चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ कैफ 2 दैट इज टैक्स प्रैक्टिस एंड टैक्स प्रिंसिपल एंड कंप्लायंसेस। हम इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर देख रहे थे और लास्ट क्लास में हमने इस इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स के इस चैप्टर के अंदर अपने इनकम टैक्स के एरिया का अपने इनकम टैक्स का कोर्स का स्टार्ट किया था और हमने इनकम टैक्स का एरिया स्टार्ट किया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चार्जिंग सेक्शन 4 से। चार्जिंग सेक्शन के बाद हमने टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो पहले तो हम क्विक रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या बातें डिस्कस की और फिर हम आज के इस सेशन के अंदर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आगे लेकर चल रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चाहे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यानी कि इनकम टैक्स का कानून हो, चाहे सेल्स टैक्स का कानून हो, चाहे कस्टम ड्यूटी हो, चाहे फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, जितने भी टैक्स लॉज होते हैं, जितने भी टैक्स के कानून एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ सेक्शंस होते हैं, उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ प्रोवाइजर्स होते हैं, उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ क्लॉजेस वगैरह होती हैं। लेकिन हर टैक्स लॉ के अंदर एक सेक्शन ऐसा होता है जिसे चार्जिंग सेशन का स्टेटस, जिसे चार्जिंग सेशन का रुतबा दिया जाता है। हर टैक्स लॉ के अंदर एक सेक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसे चार्जिंग सेक्शन का स्टेटस दिया जाता है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये है कि ये वो सेक्शन है जो कि कवानीन के, जो कि टैक्स लॉज के पूरे सारे सेक्शंस को ये अथॉरिटी, ये पावर देता है कि वो किसी इनकम के ऊपर या किसी चीज के ऊपर टैक्स इंपोज कर सके। अगर इनकम टैक्स के हवाले से स्पेसिफिकली बात करूं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 जो कि चार्जिंग सेक्शन है, ये वो सेक्शन है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बाकी सारे सेक्शंस को ये अथॉरिटी, ये पावर्स देता है कि वो डिफरेंट तरह की इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर सके, वो डिफरेंट तरह की इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज कर सके। चार्जिंग सेक्शन किसी भी टैक्स लॉ के अंदर रूह का मकाम रखता है, दिल का मकाम रखता है, क्योंकि यही वो सेक्शन होता है जो बाकी सारे सेक्शंस को अथॉरिटी पावर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 4, जिसका टाइटल है स्कोप ऑफ टैक्स। हमने सेक्शन 4 की कोई एक्चुअल वर्डिंग्स नहीं देखी, मैंने आपके सामने सेक्शन 4 की समराइज क्रिस्प वर्डिंग्स यहाँ पर प्लॉट किए। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन की समरी वर्डिंग्स ये कहती है कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर on every person who has taxable income as per the applicable tax rates. Income tax shall be imposed for each tax year on every person who has taxable income as per the applicable tax rates. अब बज़ाहिर अगर हम चार्जिंग सेक्शन की वर्डिंग्स देखें तो बड़ी सिंपल सी है कि भाई इनकम टैक्स लगाया जाएगा हर साल हर उस शख्स के ऊपर जिसके पास टैक्सेबल इनकम है एज पर दी एप्लीकेबल टैक्स रेट। टैक्स लगाया जाएगा हर साल हर उस शख्स के ऊपर जिसके पास कोई ना कोई टैक्सेबल इनकम एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब एज अ लीगल स्टूडेंट, जब एज अ टैक्स स्टूडेंट हम इस चार्जिंग सेक्शन का पोस्टमार्टम करते हैं, इसको गहराई में, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लीगल जार्गन्स निकल कर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ लीगल टेक्निकल टर्म्स निकल कर आती है। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना होगा कि यार इनकम टैक्स का मतलब क्या है, इनकम टैक्स किसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना होगा कि टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, टैक्स ईयर किसको कहते हैं। हमें देखना होगा कि पर्सन्स कौन कौन है टैक्स लॉ के अंदर। हमें देखना होगा कि लॉ ने इनकम को किस तरह डिफाइन किया है, इनकम क्या चीज़ कंसिस्ट करती है, क्या चीज़ कंसिस्ट नहीं करती। और हमें देखना होगा कि एप्लीकेबल टैक्स रेट्स क्या हैं, कौन से टैक्स रेट्स को यूज़ करते हुए टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा होगा। तो लास्ट क्लास, आज की क्लास और आने वाली 4-5 क्लासेस हमारी सिर्फ इस चार्जिंग सेक्शंस की इन टर्मिनोलॉजीज़ को ही समझने में निकल जाएगी, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी फाउंडेशन, जितनी हमारी बेसिस होंगी, उतनी अच्छी हमारी इनकम टैक्स की इमारत कंस्ट्रक्ट हो रही होगी। अब लास्ट क्लास में हमने टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट से पहले पर्सन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया नहीं था, पढ़ाया नहीं था, बस ये बता दिया था कि टैक्स लॉ के अंदर ये टोटल 7 तरह के पर्सन होते हैं। इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पर्सन को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने पर्सन को 7 कैटेगरीज में बाइफरकेट किया है। जब भी हम किसी की टैक्सेशन की बात करेंगे, जब भी हम किसी का टैक्स कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम ये देख रहे होंगे कि यार हमारा पर्सन कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। क्या वो इंडिविजुअल है, क्या वो एओपी है, क्या वो कंपनी है, क्या वो फेडरल गवर्नमेंट है, क्या वो फॉरेन गवर्नमेंट है, क्या वो पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट है, या फिर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको बताया था कि कैफ लेवल के ऊपर आप इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन ईओपी की टैक्सेशन पढ़ते हो। जब आप लोग इंशाल्लाह सीए फाइनल में आ जाएंगे तो सीए फाइनल में हम कंपनी की टैक्सेशन भी पढ़ रहे होंगे।
फिर हमने पर्सन्स देखने के बाद, पर्सन्स का भी हमने चैप्टर कवर नहीं किया, पर्सन्स देखने के बाद हमने टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले सर, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से मैंने पहले ये बताया था कि यार ये टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आखिर है क्यों लॉ मेकर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, क्यों लॉ मेकर ने टैक्स ईयर के हवाले से स्पेसिफिक एक सेक्शन प्रोवाइड कर रखा है। देखिए, जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बात करते हैं, तो हम कोई ना कोई अकाउंटिंग पीरियड, कोई ना कोई पीरियड ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम बैलेंस शीट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि यार जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है या जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक की बैलेंस शीट बना दें या तब से लेकर अब तक का इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बना दें। हमें कोई ना कोई पीरियड ऑफ अकाउंट चाहिए होता है, हमें कोई ना कोई अकाउंटिंग ईयर चाहिए होता है। जनरली अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें तो अकाउंटिंग ईयर इज अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अकाउंट्स हम जनरली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जनरली 1 साल के बना रहे होते हैं। फिर वो जनवरी टू दिसंबर हो सकता है, वो जुलाई टू जून हो सकता है, या वो कोई और अकाउंटिंग ईयर हो सकता है। तो पीरियड ऑफ अकाउंट या अकाउंटिंग ईयर बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्सपेक्टिव से रिपोर्टिंग ईयर कहलाया जाता है, रिपोर्टिंग पीरियड कहलाया जाता है कि यार हम इस पीरियड की बैलेंस शीट, हम इस पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। इसी तरह से टैक्स लॉ में भी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, टैक्स लॉ में भी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है कि हम हर टैक्स ईयर का रिटर्न बना रहे होंगे, हर टैक्स ईयर की इनकम, हर टैक्स ईयर का टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो टैक्स ईयर इज सिंपली टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड, टैक्स ईयर इज सिंपली टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ, अगर हम और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर कहते हैं। पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर है वो कैलेंडर ईयर नहीं है। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कैलेंडर ईयर नहीं है। पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं है। पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक फॉलो किया जाता है। तो ये टर्म्स हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर को हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। पाकिस्तान में 1 जुलाई से लेकर 30 जून को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और अकाउंटिंग के अंदर जो भी अकाउंटिंग ईयर हो उसे हम अकाउंटिंग ईयर या पीरियड ऑफ अकाउंट कह रहे होते हैं। जब हम टैक्स लॉ की बात करते हैं, तो टैक्स लॉ मेकर ने टैक्स ईयर को 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट किया है। टैक्स लॉ मेकर ने टैक्स ईयर को 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट किया है। इट कैन बी आइदर अ नॉर्मल टैक्स ईयर, इट कैन आइदर बी अ स्पेशल टैक्स ईयर, और इट कैन बी अ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। हमारे पास 3 तरह के टैक्स ईयर्स हैं जो कि हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर, हम इस सेक्शन के अंदर कवर कर रहे होंगे। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। लास्ट क्लास में मैंने आपको नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन पढ़ाई थी। सर नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है? सर नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे 30 जून पे एंड हो, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो रहा हो, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। अगर 12 महीनों का पीरियड 30 जून पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब है डेफिनेटली वो पिछले साल 1 जुलाई पे स्टार्ट हुआ होगा। तो टैक्स लॉ के अंदर नॉर्मल टैक्स ईयर इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का टैक्स ईयर 1 जुलाई 25 से लेकर 30 जून 26 है तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। किसी का टैक्स ईयर 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 है तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो और 30 जून पे एंड हो, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल टैक्स ईयर को रीड करने का, नॉर्मल टैक्स ईयर को आइडेंटिफाई करने का एक तरीकेकार है और बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून जब लिखा होगा तो इसका मतलब है ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, और 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर लिखा होगा, 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर लिखा होगा, यही नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। 30 जून के साथ जो भी कैलेंडर ईयर लिखा होगा, यही नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। अगर 1 जुलाई 25 से 30 जून 26 की बात हो रही है तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2026 है। अगर 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 की बात हो रही है तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2024 है। अगर 1 जुलाई 21 से 30 जून 2022 की बात हो रही है तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 कहलाया जाएगा। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून। इट इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल्स। ये हमने थ्योरी रीड की थी कि नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ
ending on 30th day of June. Normal tax year is denoted by the calendar year in which the said date falls. Simple. फिर हमने बात की थी स्पेशल टैक्स ईयर की. स्पेशल टैक्स ईयर क्या है सर? स्पेशल टैक्स ईयर भी 12 महीनों का पीरियड है. स्पेशल टैक्स ईयर भी 12 महीनों का पीरियड है, लेकिन ये वो 12 महीनों का पीरियड है जो 30 जून के अलावा किसी और दिन एंड हो रहा हो. जो 30 जून के अलावा किसी और दिन एंड हो रहा हो, या दूसरे अल्फाजों में यूं कह लें कि वो 12 महीनों का पीरियड जो नॉर्मल टैक्स ईयर ना हो, वो 12 महीनों का पीरियड जो नॉर्मल टैक्स ईयर ना हो, इसे हम स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, किसी का टैक्स ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो सकता है. किसी का टैक्स ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हो सकता है. किसी का टैक्स ईयर 1 अक्टूबर से लेकर अगले साल 30 सितंबर हो सकता है. तो वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा किसी और दिन एंड हो रहा हो, या जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर ना हो, इसे हम स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे. स्पेशल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर. अब स्पेशल टैक्स ईयर को भी रीड करने का एक तरीकेकार है. स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करने का भी एक तरीकेकार है. अच्छा, स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करने का तरीकेकार थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन हम इसका एक शॉर्टकट भी देखेंगे. पहले मैं रीड करता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. कहता है स्पेशल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स. कहता है स्पेशल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर. स्पेशल टैक्स ईयर को तुम उस कैलेंडर ईयर से पुकारोगे रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर, जो नॉर्मल टैक्स ईयर का रेलेवेंट है, इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल, जिसके अंदर स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट फॉल करती है. सर नहीं समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं आप? यहां देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022. हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022. हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले इस स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट देखनी है. हमने इस स्पेशल टैक्स ईयर की ईयर एंड डेट देखनी है. सर, इस स्पेशल टैक्स ईयर की ईयर एंड डेट है 31 दिसंबर 2022. 31 दिसंबर 2022. फिर हमने ये देखना है कि यार ये जो स्पेशल टैक्स ईयर 31 दिसंबर 2022 की क्लोजिंग डेट है, ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है. ये डेट कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर आ रही है. सर, 31 दिसंबर 2022 की डेट कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में आ रही है? सर, ये आ रही है 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 में. 31 दिसंबर 2022 की डेट इस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर फॉल कर रही होगी, 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 2023 के अंदर. सर, ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? सर, ये नॉर्मल टैक्स ईयर है 2023, क्योंकि 30 जून के साथ क्या लिखा है 2023, तो नॉर्मल टैक्स ईयर 2023. तो सर इसका नाम हो जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2023. स्पेशल टैक्स ईयर 2023. लीगल तरीका क्या है स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करने का? कि आप स्पेशल टैक्स ईयर की ईयर एंड डेट देखो, ये देखो कि ये ईयर एंड डेट कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है. जो भी उस नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर होगा वही स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा. एक और एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल कि हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2026. 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2026 हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है. अब हम इसको रीड कैसे करेंगे? सर, हम ये देखेंगे कि ये जो स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट है ना, ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर फॉल कर रही है. सर, ये फॉल कर रही है 1 जुलाई 26 से लेकर 30 जून 27 के अंदर. ये फॉल कर रही है 1 जुलाई 26 से लेकर 30 जून 27 के अंदर. सर, ये जो 1 जुलाई 26 से लेकर 30 जून 27, ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? सर, ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2027 है. ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2027 है.
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर 2027। अब देखिए किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया इस वाले एग्जाम्पल पे कि सर ये तो 2022 में फॉल कर रहा है। यस, मुझे नजर आ रहा है कि ये 2022 में फॉल कर रहा है, लेकिन टैक्स लॉ में टैक्स ईयर को रीड करने का, पुकारने का एक तरीकेकार है भाई। जैसे हम और आप है, हम और आप किसी ना किसी नाम से पुकारे जाते हैं ना। मेरा नाम मुर्तज़ा है, आपका नाम ज़ुहैब है, किसी का नाम माविया है, तो ये नाम हमारे माँ बाप ने हमें असाइन किया। इसी तरह से टैक्स लॉ ने टैक्स ईयर को पुकारने का एक तरीकेकार बता दिया। टैक्स लॉ ने क्या कहा कि स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे कि इसकी क्लोजिंग डेट देखोगे, फिर ये देखोगे कि ये क्लोजिंग डेट कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर गिर रही है। जो भी वो नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर होगा वो स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारे स्पेशल टैक्स ईयर है 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016। ज़रा मुझे बताएं ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा। अगर हमारा स्पेशल टैक्स ईयर हो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा। सर एक ने कहा 2017, दूसरे ने कहा 2016, तीसरे ने कहा 2016, बाकी सब कह रहे हैं 2016। सर ये होगा स्पेशल टैक्स ईयर 2016। कैसे, यहाँ 2022 था तो 2023 हो गया, यहाँ 2026 था तो 2027 हो गया, तो यहाँ 2016 है तो यहाँ 2017 क्यों नहीं हुआ। सर ये कोई लॉजिक, ये कोई मंतक नहीं है कि इसमें +1 कर दें। ये कोई लॉजिक या ये कोई मंतक नहीं है कि यहाँ जो भी लिखा है उसमें +1 कर देना। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट है ना, ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। सर ये फॉल कर रही है 1 जुलाई 15 से लेकर 30 जून 16 के दरमियान में। 1 जुलाई 15 से लेकर 30 जून 2016 के दरमियान में आता है ना, 31 मार्च 2016। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है। सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर है 2016, और चूंकि ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2016 है तो ये इसका नंबर भी स्पेशल टैक्स ईयर 2016 बन जाएगा। क्या ये समझ आ रहा है। मैं क्या कह रहा है, देखो कह रहा है स्पेशल टैक्स ईयर इज डिनोटेड, डिनोटेड का मतलब होता है रीड। स्पेशल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which the closing date of the special tax year falls। स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगी, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का जो कैलेंडर ईयर है वही स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। एक एग्जांपल मैंने यहां भी लिखी है। फॉर एग्जांपल स्पेशल टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2017 विच फॉल्स इन नॉर्मल टैक्स ईयर 2018। अगर स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2017 में, तो ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा होगा। सर ये फॉल कर रहा होगा 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2018 वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में, और ये कहलाया जाता है नॉर्मल टैक्स ईयर 2018। द कैलेंडर ईयर इन विच द ईयर एंड ऑफ द नॉर्मल टैक्स ईयर 2018 फॉल्स इज 2018, थस स्पेशल टैक्स ईयर ऑफ द पर्सन इज स्पेशल टैक्स ईयर 2018। अब ये तो स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करने का लीगल तरीका है, ये तो कानून ने बताया कि स्पेशल टैक्स ईयर को रीड कैसे करेंगे, लेकिन इसकी बड़ी सस्ती जुगाड़ है, इसकी बड़ी आसान सी जुगाड़ है। सर आसान सी जुगाड़ ये है कि अगर टैक्स ईयर जनवरी से लेकर जून तक एंड हो रहा हो ना, अगर टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट, अगर टैक्स ईयर की ईयर एंड डेट जनवरी से लेकर जून में कभी भी आ रही हो, आप इसे सेम कैलेंडर ईयर से रीड करेंगे, आप इसे सेम कैलेंडर ईयर से डिनोट करेंगे। और अगर ईयर एंड डेट जुलाई से लेकर दिसंबर तक के दरमियान में आ रही हो, ईयर एंड डेट की बात कर रहा हूं, अगर ईयर एंड डेट जनवरी से लेकर जून के दरमियान आ रही है, 31 जनवरी हो, 28 फरवरी हो, 31 मार्च हो, 30 अप्रैल हो, 31 मई हो या 30 जून हो, तो इसे आप रीड करेंगे विद द सेम कैलेंडर ईयर। और अगर ईयर एंड डेट जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान में आ रही है तो इसे हम रीड कर रहे होंगे विद द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। यहां देखें 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 था। चूंकि 30 जून था तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर था, और चूंकि जून पे एंड हो रहा है तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2026 बन गया विद द सेम कैलेंडर ईयर।
1 जुलाई 23 से 30 जून 24 था। चूंकि 30 जून था तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर था, और चूंकि 30 जून पे एंड हो रहा है यानी कि 1 जनवरी से लेकर जून तक में, तो इस सेम कैलेंडर ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर 2024। अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 है, अब बगैर वो कैलकुलेशन किए, बगैर वो वर्किंग किए, हम झट से बता सकते हैं कि ये स्पेशल टैक्स ईयर 2024 होगा। अगर 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 है, अगर 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 है, तो ये कौन सा होगा सर? ये स्पेशल टैक्स ईयर 2027 होगा। जबरदस्त। अगर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है, अगर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा सर? ये स्पेशल टैक्स ईयर 2023 कहलाया जाएगा। क्या ये बातें समझ आ रही है हमें? तो ये था हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर, ये था हमारा स्पेशल टैक्स ईयर। एक और कैटेगरी है टैक्स ईयर की, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। मैं आपको बताता हूं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता क्या है। देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम जब पहली बार खुद को एफबीआर में रजिस्टर करवाते हैं, क्या मतलब सर? देखिए, जब आप लोग पैदा हुए होंगे तो आप लोगों का एक बे फॉर्म बना होगा, और उस बे फॉर्म के अंदर आपका CNIC नंबर आ रहा होगा। ये CNIC नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या आपकी पैदाइश जो पाकिस्तान में हुई है ना, तो आप पाकिस्तानी शहरी हो, और एज अ पाकिस्तानी शहरी ये हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसे हम CNIC कहते हैं। जब हम पाकिस्तान में पैदा हुए तो हमें एक हमारे माँ बाप को एक बे फॉर्म दिया गया होगा, जिसके अंदर हमारा CNIC नंबर आ रहा होगा, और जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप अपना CNIC बना लेते हैं। तो जो CNIC नंबर है वो क्या है? वो बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि एज अ पाकिस्तानी शहरी आपकी ये आइडेंटिफिकेशन है। दिस इज कॉल्ड योर CNIC नंबर। इसी तरह जब आप लोगों ने अपना मैट्रिक के एग्जाम दिए होंगे, या O लेवल्स किया होगा, या इंटर के एग्जाम दिए होंगे, या इंटरमीडिएट वगैरह A लेवल्स वगैरह किया होगा, तो आपको कोई ना कोई इनरोलमेंट नंबर, कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। वो इनरोलमेंट नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? वो आपकी पहचान होती है कि भाई आपका ये नंबर है एज अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक बोर्ड, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटर बोर्ड, एज अ स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज A लेवल्स। इसी तरह जब आप ICAP में आए तो ICAP ने आपको एक CRN ग्रांट किया होगा। CRN क्या है? ये CRN आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि यार आप एज अ पर्सन इस CRN से ICAP में रजिस्टर्ड हो। इसी तरह प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब कोई शख्स, चाहे वो इंडिविजुअल हो, AOP हो, कंपनी हो, कोई भी हो, पहली बार जब वो FBR से रजिस्टर्ड होता है ना, यानी FBR से अपने आप को रजिस्टर्ड करता है, तो उसे एक नेशनल टैक्स नंबर असाइन किया जाता है। जिसे शॉर्ट में हम NTN भी कह रहे होते हैं। और ये बड़ी पॉपुलर टर्म है, आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, न्यूज़ वगैरह के अंदर ये टर्म सुनी होगी। लोग कहते हैं कि यार NTN बना हुआ है, NTN बनवा लिया, मुझे NTN बनवाना है, कोई टैक्स कंसल्टेंट के बारे में बताओ। तो व्हाट इज NTN? NTN कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है। NTN इज सिंपली योर रजिस्ट्रेशन विद द FBR। जब आप पहली बार खुद को FBR में रजिस्टर करवाते हो ना, तो आपको एक NTN, आपको एक नेशनल टैक्स नंबर असाइन किया जाता है, ग्रांट किया जाता है, और फिर जब तक आपकी जिंदगी है वही आपका NTN नंबर रहेगा। भाई जिस तरीके से हमारे CNIC पे जो CNIC नंबर आ रहा है एज अ पाकिस्तानी शहरी, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम पाकिस्तानी शहरी है, वो हमारा CNIC नंबर होगा। तो पाकिस्तान में जब आप पहली बार खुद को FBR से रजिस्टर करवाते हो फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, तो आपको एक NTN नंबर, आपको एक नेशनल टैक्स नंबर ग्रांट किया जाता है। और बाय डिफॉल्ट आपका जो टैक्स ईयर होगा ना, वो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। यानी बाय डिफॉल्ट जब आप अपने आप को रजिस्टर करवाओगे तो आपका टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। यानी आप हर साल 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की इनकम रिपोर्ट करोगे, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। ये बाय डिफॉल्ट है। लेकिन लॉ मेकर इस बात की इजाजत देता है कि अगर आप नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर रहे हो,
और कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आती हैं कि आप स्पेशल टैक्स ईयर पे मूव होना चाहो, तो आप बिल्कुल स्पेशल टैक्स ईयर पे मूव हो सकते हो। लॉ मेकर इस बात की इजाज़त देता है। भाई फॉर एग्जांपल, मैं जब पैदा हुआ या मैं जब एफबीआई में रजिस्टर्ड हुआ तो मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर था 1 जुलाई से लेकर 30 जून। लेकिन मेरे बिजनेस के डायनेमिक्स ऐसे थे, या मेरा अकाउंटिंग ईयर जो था वो मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर चला रहा था। मेरा बिजनेस ऐसा सीजनल बिजनेस था कि मुझे 1 जनवरी से 31 दिसंबर ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं अपना नॉर्मल टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर पे शिफ्ट करवा लूँगा, मैं अपना नॉर्मल टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर पे चेंज करवा लूँगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर रहा हो, लेकिन उसके बिजनेस डायनेमिक्स, उसकी इनकम के डायनेमिक्स वक्त के साथ साथ चेंज हो जाए और वो दोबारा से नॉर्मल टैक्स ईयर पे जाना चाहे, तो लॉ मेकर इसकी भी इजाजत देता है। बाय डिफॉल्ट हमें नॉर्मल टैक्स ईयर मिलता है जब हम अपने आप को एफबीआर से रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे शिफ्ट हो सकते हैं, स्पेशल टैक्स ईयर से वापस नॉर्मल टैक्स ईयर पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक स्पेशल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर पे शिफ्ट हो जाएं। हम एक स्पेशल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर पे शिफ्ट हो जाएं। सर क्या मतलब, समझे नहीं आपकी बात? भाई फॉर एग्जांपल, मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर का टैक्स ईयर चला रहा हूं। मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर का टैक्स ईयर चला रहा हूं, ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा टैक्स ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर ना हो, मेरा टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च हो। मेरा टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च हो। तो पहले भी स्पेशल टैक्स ईयर था, लेकिन अब एक दूसरा स्पेशल टैक्स ईयर है, तो मैं एक स्पेशल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर में भी जा सकता हूं। तो लॉ मेकर हमें हर चीज की इजाजत देता है कि आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में भी जा सकते हो, स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर में भी जा सकते हो, और एक स्पेशल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर पे भी जा सकते हो। अब मैं आपको अपनी एक प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जांपल देता हूं, मतलब डेली लाइफ तो नहीं, प्रैक्टिकल अपनी एक कॉर्पोरेट एग्जांपल देता हूं, और उससे हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब मैं केपीएमजी पाकिस्तान में काम कर रहा था तो मेरे पास एक क्लाइंट था डॉलिंस पाकिस्तान। मेरे पास एक क्लाइंट था डॉलिंस पाकिस्तान, बड़ी पॉपुलर कंपनी, आप सबने इसका नाम सुना होगा। डॉलिंस पाकिस्तान काफ़ी सालों से नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर रहा था। डॉलिंस पाकिस्तान काफ़ी सालों से नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर रहा था, फॉलोड नॉर्मल टैक्स ईयर। यानी कि इसका टैक्स ईयर क्या था, 1 जुलाई से लेकर 30 जून। हर साल ये अपने अकाउंट भी 1 जुलाई से 30 जून पे बनाता था, ये अपना टैक्स रिटर्न भी 1 जुलाई से 30 जून का फाइल कर रहा होता था। लेकिन फिर 2017 में क्या हुआ, 2017 में डॉलिंस पाकिस्तान को एक्वायर किया गया बाय अ टर्किश कंपनी। एक टर्की का कंपनी है जिसका नाम है आर्सलेक। ये नाम आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बस मैं वैसे ही बता रहा हूँ। डॉलिंस पाकिस्तान 2017 से पहले एक लोकल कंपनी थी जिसका टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर था 1 जुलाई से लेकर 30 जून। लेकिन 2017 में क्या हुआ कि 2017 में डॉलिंस पाकिस्तान को एक टर्किश कंपनी ने एक्वायर किया जिसका नाम है आर्सलेक। अच्छा, चूंकि ये टर्किश कंपनी है, तो इनका जो अकाउंटिंग ईयर था टर्की में, वो था 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, अभी तो आप लोग बिल्कुल बेसिक पे हो, जब आप लोग इंशाल्लाह कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आओगे या एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आओगे, तो आप एक चैप्टर कवर करोगे, आप एक अकाउंटिंग का चैप्टर कवर करोगे जिसका नाम होता है कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन क्या है? देखिए, अगर एक इंडिविजुअल कंपनी होती है ना, अगर एक कंपनी होती है तो वो अपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। यानी मैं अगर अपनी कंपनी बनाता हूं तो मैं उसके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, आप अपनी एक कंपनी बनाते हो तो आप उसके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। लेकिन जब ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले, या एक कंपनी हजारों सैकड़ों कंपनी को एक्वायर कर ले, यानी कि ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर्म हो जाए, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज के फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने मिला जुलाकर अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होती है। तो इस एग्जाम्पल में भी यही हुआ कि जब आर्सलेक ने, इस टर्किश कंपनी ने पाकिस्तानी कंपनी को एक्वायर किया, तो इन दोनों का एक ग्रुप बन गया,
जिसके अंदर आर्सलिक पेरेंट कंपनी था और इसने डॉलिन्स पाकिस्तान को एक्वायर कर लिया। तो चूंकि आर्सलिक कंपनी ने डॉलिन्स पाकिस्तान को एक्वायर कर लिया तो एक ग्रुप बन गया, और चूंकि ग्रुप बन गया तो इनके ऊपर एक रिक्वायरमेंट आ गई कि उनको अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, उनको अब कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने हैं। लेकिन आर्सलिक को ना बड़ी मुश्किलात आ रही थी। मुश्किलात क्यों आ रही थी? क्योंकि उनका अकाउंटिंग ईयर था 1 जनवरी से 31 दिसंबर। उनका अकाउंटिंग ईयर था 1 जनवरी से 31 दिसंबर, लेकिन डॉलिन्स पाकिस्तान वाले अपने अकाउंट्स बना रहे थे 1 जुलाई से 30 जून। डॉलिन्स पाकिस्तान वाले अपने अकाउंट्स बना रहे थे 1 जुलाई से 30 जून। तो आर्सलिक ने क्या करा कि मुझे रिक्वेस्ट करी कि यार आप डॉलिन्स पाकिस्तान का ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है ना, ये चेंज करवा के स्पेशल टैक्स ईयर कर दो। मैं रिपीट करता हूं, आर्सलिक को मसला आ रहा था कंसोलिडेशन के अंदर, क्योंकि इनका अकाउंटिंग ईयर चल रहा था 1 जनवरी से 31 दिसंबर, लेकिन डॉलिन्स अपने अकाउंट्स बना रहा था 1 जुलाई से 30 जून। तो आर्सलिक ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि यार आप हमारी इस कंपनी के टैक्स ईयर को नॉर्मल टैक्स ईयर से चेंज करवाकर स्पेशल टैक्स ईयर करवा दो। अब समझिएगा, डॉलिन्स पाकिस्तान का नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा था 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017। 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017 ये नॉर्मल टैक्स ईयर डॉलिन्स का खत्म हो गया। इसके बाद आर्सलिक ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि यार इसका नॉर्मल टैक्स ईयर चेंज करवा के हमें स्पेशल टैक्स ईयर करें। मैंने क्या करा, मेरा प्रोसेस समझिएगा, क्योंकि यही प्रोसेस है जो आगे दिया हुआ है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये प्रोसेस मैं पहले आपको कहानी की शक्ल में सुना रहा हूँ। मैंने क्या करा, मैं FBR के पास गया, मैं FBR के कमिश्नर के पास गया, वो कमिश्नर जो कि डॉलिन्स को देख रहा है, यानी वो कमिश्नर जिसकी अम्ब्रेला में डॉलिन्स पाकिस्तान आता है, जो डॉलिन्स पाकिस्तान का FBR का कमिश्नर है। और मैंने उसको ये सारा माजरा समझाया, मैंने उसके सामने ये सारा केस प्रेजेंट किया। मैंने कहा देखिए जनाब, डॉलिन्स पाकिस्तान पहले तो पाकिस्तानी कंपनी थी, नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर रही थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब हुआ यह है कि इसे एक टर्किश कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, और टर्किश कंपनी का अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। तो इस टर्किश कंपनी को मसला आ रहा है कंसोलिडेशन करने में, क्योंकि इसके अकाउंट्स कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रहे हैं, डॉलिन्स पाकिस्तान 1 जुलाई से 30 जून चल रहे हैं। तो आपसे मेरी ये विनती है, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप डॉलिन्स पाकिस्तान को भी कैलेंडर ईयर स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट कर दें। आप डॉलिन्स पाकिस्तान को भी कैलेंडर ईयर स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट कर दें। कमिश्नर को मेरा केस जेन्युइन लगा, कमिश्नर को मेरी बात समझ आई, कमिश्नर को लगा इसके अंदर कोई दो नंबरी तो नहीं हो रही। तो कमिश्नर ने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, और कमिश्नर ने डॉलिन्स पाकिस्तान से कहा कि अब से 1 जनवरी 18 से ऑनवर्ड्स, 1 जनवरी 18 से ऑनवर्ड्स, यानी कि 31 दिसंबर 18, फिर 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19, फिर 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20, अब आप 1 जनवरी ऑनवर्ड्स आने वाले सालों के अंदर स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो करेंगे। तो अब देखिए मसला क्या हुआ, मसला क्या होगा, प्रैक्टिकली हर हाल में होगा। जो हमारा लास्ट नॉर्मल टैक्स ईयर क्लोज हुआ वो क्या था, 1 जुलाई 16 से लेकर 30 जून 17। ये क्या है सर? ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 2000। जरा बताएं मुझे, ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2000 कौन सा है? 1 जुलाई 16 से 30 जून 17, ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा होगा सर? ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2017 होगा। कमिश्नर ने मुझे कहा कि अब से आप स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कीजिएगा 1 जनवरी 18 के बाद से, 1 जनवरी 18 के बाद से। तो मेरा पहला स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18। सर ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा? ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा? जबरदस्त, ये स्पेशल टैक्स ईयर 2019 होगा। लेकिन अगर तुम इस एग्जाम्पल में गैप गौर करो ना, तो बीच में एक गैप आ गया है, बीच में एक गैप आ गया है 6 महीने का। कब से कब तक? 1 जुलाई 17 से 31 दिसंबर 17। क्योंकि देखो ये वाला पीरियड 1 जुलाई 16 से 30 जून 17 ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2017 में फॉल कर गया। ये वाला पीरियड 1 जुलाई 18 से लेकर 31 दिसंबर 18 ये स्पेशल टैक्स ईयर 2019 बन गया। लेकिन बीच में 6 महीने का एक इंटरवीनिंग पीरियड आ गया, बीच में 6 महीने का गैप आ गया। दैट
intervening period is called ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये जो बीच में इंटरवीनिंग पीरियड आया ना, इसी को कहा जाता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर अराइज कब होगा? सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर अराइज कब होगा? सर जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करोगे ना, चाहे आप नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाओ, चाहे आप स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर पे जाओ, चाहे आप एक स्पेशल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर पे जाओ, जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करोगे ना, हमेशा बीच में ये कोई ना कोई इंटरवीनिंग पीरियड जरूर आएगा। अब कोई भी एग्जांपल बना लें, किसी भी टैक्स ईयर को चेंज कर लें, लाजमी ऐसा होगा कि बीच में इस तरह का कोई ना कोई इंटरवीनिंग पीरियड आएगा। कभी वो 6 महीने का होगा, कभी वो 3 महीने का होगा, कभी वो 9 महीने का होगा, कभी वो 11 महीनों का होगा, लेकिन बीच में एक इंटरवीनिंग पीरियड जरूर आएगा। दैट इंटरवीनिंग पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, व्हाट इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर? इन केस ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करते हो, द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, वो अरसा जो पिछले टैक्स ईयर के अगले दिन से स्टार्ट हुआ, एंड द डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंसेस, और जो आपका नया टैक्स ईयर ग्रांट हुआ उस दिन तक, शैल बी ट्रीटेड एज अ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। मैं दोबारा से रीड करता हूं। इन केस ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर बिफोर द चेंज, टैक्स ईयर चेंज होने से पहले जो आपका लास्ट टैक्स ईयर था उसके आखिरी दिन से, एंड द डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंस्ड, और जो आपका नया टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ उस दिन तक, इन दो डेट्स के दरमियान जो पीरियड है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। हमारी एग्जांपल में देखें तो ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर था जो खत्म हो चुका था, फिर हमारा टैक्स ईयर चेंज हुआ और हमें नया टैक्स ईयर यहां से ग्रांट हो गया, तो बीच में एक इंटरवीनिंग पीरियड आया। दिस इंटरवीनिंग पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीनों का पीरियड होगा जो 30 जून पे एंड होगा। नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीनों का पीरियड होगा जो 30 जून पे एंड होगा। स्पेशल टैक्स ईयर भी हमेशा 12 महीनों का पीरियड होगा जो 30 जून के अलावा एंड होगा। लेकिन ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीनों से कम ही होगा। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कभी भी 12 महीने नहीं हो सकता। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ना कभी 12 महीने होगा ना 12 महीनों से ज्यादा हो सकता है, ये हमेशा 12 महीनों से कम ही बनेगा। नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीने, स्पेशल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीने, लेकिन ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कभी भी 12 महीने या उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये हमेशा 12 महीने से कम ही बनेगा। कोई भी आप एग्जाम्पल बना लें, कोई भी पॉसिबल केस बना लें, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर विल ऑलवेज बी लेस देन 12 मंथ्स। अच्छा जी, अब सवाल ये क्लियर होता है कि सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को रीड कैसे करेंगे? सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को रीड करने का सेम वही तरीका है, सेम वही जुगाड़ है जो स्पेशल टैक्स ईयर कहलाता। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को रीड करने का सेम वही लीगल तरीका और सेम वही जुगाड़ है जो हमने स्पेशल टैक्स ईयर में देखा था। यानी हम क्या करेंगे, हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट देखेंगे, फिर देखेंगे ये क्लोजिंग डेट कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में आ रही है, और जो नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर था वही ट्रांजिशनल ईयर का नंबर बन जाएगा। नहीं समझे सर? यहां देखिए मैं समझाता हूं। देखो इस एग्जाम्पल में हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है, 1 जुलाई 17 से 31 दिसंबर 17। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे बताओ जरा ये जो क्लोजिंग डेट है ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? सर ये फॉल कर रही है 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 के दरमियान। 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 के दरमियान, यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर 2018 के दरमियान। तो चूंकि ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट नॉर्मल टैक्स ईयर 2018 में आ रही है, सर ये कहलाया जाएगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2018। ये कहलाया जाएगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2018। क्या ये बातें समझ आती है? मैं सर एक और एग्जांपल देखते हैं, सिर्फ एग्जांपल की नौयत तक बता रहा हूं कि एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल हमने जब IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस बनाया ना,
हमने जब IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस बनाया ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर था, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून। लेकिन हमने सोचा कि यार कैफ के पेपर्स होते हैं फरवरी में, तो नया बैच स्टार्ट होता है मार्च में, फिर दूसरे पेपर्स होते हैं अगस्त में, तो नया बैच स्टार्ट होता है सितंबर में। तो ये जुलाई टू जून वाली कहानी जम नहीं रही। जुलाई टू जून का नॉर्मल टैक्स ईयर तो है, लेकिन अगर मैं कैफ के बैचेस को देखूं तो कैफ का बैच कब स्टार्ट होता है? मार्च में स्टार्ट होता है एक बैच, सितंबर में स्टार्ट होता है दूसरा बैच। तो मज़ा नहीं आ रहा, चीज़ें सही नहीं बैठ रही। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना टैक्स ईयर 1 मार्च से 28 फेब कर दें। हम अपना टैक्स ईयर क्या कर दें, जुलाई से जून को चेंज करके 1 मार्च से 28 फेब हम कहें कि ये हमारा टैक्स ईयर होगा। तो हम क्या करेंगे सर, हम कमिश्नर के पास जाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको एक एप्लीकेशन देंगे कि भाई हमें बाय डिफ़ॉल्ट तो ये टैक्स ईयर मिला है, लेकिन हमारे बिजनेस के डायनेमिक्स, सीए की एजुकेशन के डायनेमिक्स ऐसा है कि हमारा जो बैच है ना वो मार्च बैच और सितंबर बैच होता है। तो आप एक काम करें, हमारा टैक्स ईयर ना 1 मार्च से 28 फेब कर दें। अब फॉर एग्जांपल हमने IQ बनाया था 1 जुलाई 2019 से लेकर हमने IQ बनाया था 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 20 के दरमियान। 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 के दरमियान IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस बना था। तो यानी कि IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का जो पहला नॉर्मल टैक्स ईयर था वो था नॉर्मल टैक्स ईयर 2020। अब मैं कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर से मैंने कहा कि यार ये नॉर्मल टैक्स ईयर तो मुझे जम नहीं रहा, क्योंकि मेरे बैच का जो क्या कहते हैं पीरियड है ना, जो मेरा कैफ का बैच चलता है ना, वो मार्च टू सितंबर चल रहा होता है। तो आप एक काम करें, हमें 1 मार्च से 28 फेब तक का स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट कर दें। कमिश्नर ने कहा कि देखो 1 मार्च 2020 वाली डेट तो गुजर चुकी है, 1 मार्च 2020 वाली डेट तो गुजर चुकी है, क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर 2020 खत्म हो गया। एक काम करें, आप ना 1 मार्च 2021 से अपना स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट कीजिएगा। 1 मार्च 2021 से अपना स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट कीजिएगा। तो जब आप 1 मार्च 2021 से अपना स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट करेंगे तो वो एंड होगा 28 फेब 2022 पे। वो एंड होगा 28 फेब 2022 पे। समझ आती है बात? अब ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा है? अच्छा, ये समझ आ रहा है कि ये डेट्स कहाँ से आई? भाई देखो, अगर मैं 1 मार्च 2021 पे स्टार्ट कर रहा हूँ तो एंड कब होगा? अगले साल ना, अगले साल 28 फेब 2022 में एंड होगा। ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा कहलाया जाएगा सर? ये स्पेशल टैक्स ईयर कहलाया जाएगा 2022। लेकिन जब मैंने अपना नॉर्मल टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर पे चेंज करवाया तो बीच में एक गैप आ गया, बीच में एक इंटरवीनिंग पीरियड आ गया। कब से कब तक सर? 1 जुलाई 20 से लेकर 28 फेब 21 तक। बीच में गैप आ गया ना, 1 जुलाई 20 से लेकर 28 फेब 21 तक। ये कितना अर्सा है सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये है पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। यह है पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। तो ये बीच में जो इंटरवीनिंग पीरियड आया ना, बीच में जो गैप आया ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर, इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नंबर बताएंगे क्या होगा? इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को पुकारूंगा कैसे? इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? जबरदस्त, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2021 कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो 28 फेब है, यानी कि जनवरी टू जून ईयर एंड है। तो इसको रीड कैसे करेंगे? सेम कैलेंडर ईयर से। तो 28 फेब 2021 था, तो ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2021 बन गया है। क्या ये बात समझ आती है? मैं जल्दी से थ्योरी रीड करता है। कहता है, इन केस ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, बिफोर द चेंज,
and the date on which the changed tax year commences shall be treated as transitional tax year. Transitional tax year is denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of the transitional tax year falls. देखो सेम वही बात लिखी है, सेम वही बात लिखी है जो स्पेशल टैक्स ईयर की लिखी थी कि स्पेशल टैक्स ईयर को आप उस कैलेंडर ईयर से पुकारेंगे जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट फॉल करती है। यहाँ भी ये कह रहा है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को इस ईयर कैलेंडर ईयर से पुकारेंगे जिस नॉर्मल ईयर के अंदर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट फॉल करती है। ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है जो हम ऑलरेडी एग्जांपल्स देख चुके हैं। अ पर्सन हैविंग अ नॉर्मल टैक्स ईयर फ्रॉम 1 जुलाई 2003 टू 30 जून 2004 दैट इज नॉर्मल टैक्स ईयर मेक ट्रांजिशन टू स्पेशल टैक्स ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2005 टू 31 दिसंबर 2005 दैट इज स्पेशल टैक्स ईयर 2006। ड्यू टू दिस ट्रांजिशन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2004 टू 31 दिसंबर 2004 इज लेफ्ट बिटवीन द टू टैक्स ईयर। हम नॉर्मल टैक्स ईयर 2004 से स्पेशल टैक्स ईयर 2006 में जा रहे थे तो बीच में एक 6 महीने का पीरियड आ गया 1 जुलाई 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक। ये पीरियड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाया जाता है। अच्छा 1 जुलाई 2004 से 31 दिसंबर 2004 है। आप तो वैसे ही बता सकते हैं कि सर ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2000 कौन सा होगा। अगर 1 जुलाई 2004 से 31 दिसंबर 2004 है तो ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा होगा। एक ने कहा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2007 कहाँ से आ गया सर ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2005 होगा। ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2005 होगा। आगे मैंने लिखा भी है द क्लोजिंग डेट ऑफ दिस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2004 विच फॉल्स इन द नॉर्मल टैक्स ईयर 2005। 1 जुलाई 2004 से लेकर 30 जून 2005 इस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है ये डेट। द कैलेंडर ईयर इन विच द ईयर एंड ऑफ द नॉर्मल टैक्स ईयर 2000 फॉल इज 2005। Thus, this year of the person is transitional tax year 2005. Transitional tax year 2005. क्या ये बातें समझ आ रही है मैं सर। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट नॉर्मल टैक्स ईयर का, स्पेशल टैक्स ईयर का और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का। लेकिन अभी टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि स्पेशल टैक्स ईयर के हवाले से कुछ एडिशनल बात है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि हम अपना टैक्स ईयर कैसे चेंज करवा सकते हैं। जो कहानी मैंने आपको सुनाई ना कि जब मेरा बिजनेस केस क्रिएट हुआ, मैं कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर को दरख्वास्त दी, कमिश्नर को सारा मैटर समझाया और फिर कमिश्नर ने मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया। यही बात यहाँ लिखी है, लेकिन चूंकि अब हमारे पास टाइम अभी ओवर हो गया है तो मैं इसे फ़िलहाल रीड नहीं कर रहा। इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट क्लास में रीड कर रहे होंगे। तो फॉर द टाइम बीन ऑफिशियली हमारी क्लास ओवर हो गई है। लेकिन अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, बीच में भी मैं देख रहा था क्लास में भी कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे, लेकिन चूंकि एक लेक्चर का रिदम था तो मैंने उनको रीड नहीं किया। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं 5-10 मिनट यहाँ पे मौजूद हूँ। अदरवाइज हमारी क्लास ऑफिशियली यहीं तक ऑफ हो गई है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये सेक्शन भी याद करना ज़रूरी है, एग्जाम्पल सेक्शन 74 सेक्शन 4 नहीं। आपको सेक्शन रेफरेंस कहीं पर भी याद नहीं करना। आपको सेक्शन रेफरेंस कहीं पर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेक्शन रेफरेंस लिखे होते हैं ना, ये ऑर्डिनेंस के रेफरेंस होते हैं। आपको ये सेक्शन रेफरेंस याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी अतीका, ये शॉर्टकट सारे टैक्स ईयर्स पे अप्लाई होता है। किसी भी टैक्स ईयर को रीड करने के लिए आप सिंपली ये शॉर्टकट फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि सर ये थ्योरी भी मेमोराइज करनी है या बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और जो सेशन आते हैं जैसे जो डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दी गई है उनको वर्ड टू वर्ड याद करना है। देखिए, थ्योरी के हवाले से वैसे तो हम बार बार थ्योरी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा ना, तो कुछ थ्योरी ऐसी होगी जो कि डेफिनेशंस की मद में होगी, इन थ्योरी का तो आपको रट्टा लगाना चाहिए, क्योंकि देखो अगर लॉ की कोई डेफिनेशन है ना, उसमें हम अपनी पर्सनल अंग्रेजी या उसमें हम अपनी कॉमन लाइफ की इंग्लिश को इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो लॉ की डेफिनेशन है उनको आपको ने वर्ड टू वर्ड याद रखना है। लेकिन जो थ्योरी प्रोसीजरल नेचर की होगी, इसको भी कोशिश करिएगा कि याद करें, लेकिन इसमें आप अपनी ओन वर्डिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई हर्ज नहीं है। इसको भी याद तो करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करेंगे, लेकिन इसमें अगर आप अपनी थोड़ी बहुत अपनी वर्डिंग्स भी शामिल कर देते हो तो कोई हर्ज नहीं है।
जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टेक्सचर की डेफिनेशन थी ना, इन वर्डिंग्स को एज इट इज याद करना चाहिए, इन वर्डिंग्स में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर द चेंज ऑफ टेक्सचर, तो यहाँ तुम थोड़ी बहुत अपनी अंग्रेजी शामिल कर देते तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, फिर सवाल ये होता है कि सर क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना, क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना। मैंने आपको ओरिएंटेशन की क्लास में बताया था कि ये जो मैं इनकम टैक्स के बेसिक चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ ना अभी फिलहाल, जिसमें ये इंट्रोडक्शन इनकी कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर हम 5 वर्ड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, ये सारा एरिया कॉन्सेप्चुअली और न्यूमेरिकली टेस्ट होता है, कॉन्सेप्चुअली और न्यूमेरिकली टेस्ट होता है। तो इस एरिया में रट्टा लगाने वाली चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, इस एरिया में रट्टा लगाने वाली चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। रट्टे के चैप्टर्स अलग हैं, जिसमें रिटन असेसमेंट अपील आएगा, एथिक्स, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह आएंगे, वो थ्योरी के चैप्टर्स ही अलग हैं। इन चैप्टर्स में जो भी याद करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि इन चैप्टर्स के अंदर ये चीज़ें याद कर लें, लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर, कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर्स के अंदर इतना कुछ याद करने के लिए मैं नहीं आइडेंटिफाई करके दूंगा, क्योंकि थ्योरी के चैप्टर्स, रट्टे वाले चैप्टर्स अलग है। और जो आप लोगों के साथ कैफ 2 की ड्राइव शेयर की गई है ना, कैफ 2 की ड्राइव पे पहला फोल्डर आ रहा है ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। उस फोल्डर के अंदर आप जाएंगे ना तो वहां पर एक फाइल आ रही है टॉपिक्स टू बी लर्न, टॉपिक्स टू बी रिटेन्ड या टॉपिक्स टू बी लर्न, जो आपके पास ड्राइव शेयर की गई है। उसमें ओवरव्यू ऑफ द कोर्स के फोल्डर में जाएंगे तो उसमें एक फाइल आ रही है, ओवरव्यू ऑफ द कोर्स के नाम से एक फोल्डर आ रहा है, उसके अंदर एक फाइल आ रही है टॉपिक्स टू बी रिटेन। वहाँ पे मैंने हर चैप्टर वाइज बता दिया है कि हर चैप्टर में आपको क्या क्या याद करना है। तो ये जो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर्स हैं, जो कि न्यूमेरिकल एरिया है, कॉन्सेप्चुअल एरिया है, इन चैप्टर्स में भी अगर कुछ याद करने की चीज़ है तो मैंने उस फाइल में लिख दिया, उस फाइल को जरूर देख लीजिएगा। जी लक्ष्य पंजवानी, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीनों से कम होगा। क्लियर है जी? तो आई बिलीव कि हमारे कोई मजीद क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, तो मैं अपनी मीटिंग को यहीं तक टर्मिनेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। हो सकता है कि हमारी नेक्स्ट क्लास कल ही हो, या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीक में जा रही हो, लेकिन अगर कल भी होगी हमारी नेक्स्ट क्लास तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप पे टाइमिंग वगैरह कम्युनिकेट कर दूंगा।